वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास। क्वेश्चन नंबर 22 हो चुका है और अब आएगा क्वेश्चन नंबर 23। तरलों के यांत्रिकी गुण। बहुत बढ़िया, चलते रहो, हिम्मत ना हारो, बीच में रुको मत। एनसीईआरटी को पूरा कर लिया तो मैं कह रहा हूँ बार बार कि बात पूरी हो जाएगी, बात बन जाएगी, कहीं ना कहीं अपनी व्यवस्था अच्छी हो जाती है। भाई कोर्स एक बार पूरा हो जाए तो सिर्फ पास होने के लिए पढ़ लिया और फिर उसके बाद भूल गए। भाई देखो, इतने सारे एग्ज़ाम देने पड़ते हैं, कहीं ना कहीं अब सिर्फ पास होने से तो कुछ होता नहीं है। तो समझ में आ रही है बात सबकी, है ना। तो पास तो हो ही रहे हैं सब लोग, पास होने में कोई समस्या नहीं है। और इतने बड़े कोर्स में आप पढ़ रहे हैं, तो इस बात पे फोकस कभी नहीं करना कि यार हमें पास होना है। इस बात का हमेशा ध्यान रखना कि कुछ करना है, मतलब कुछ कुछ बड़ा करना है, कुछ अच्छा करना है। हमेशा इस बात का ध्यान रख के चलें तो होगा बड़ा, होगा अच्छा। हम खुद ही मान लेते हैं यार मेरे बस का तो कुछ भी नहीं है, मैं क्या कर लूँगा। हम ही खुद ही मान लेते हैं। जब हम खुद ही मान रहे हैं कि हमेशा मुझसे तो कुछ होगा ही नहीं, तो फिर कौन करवा देगा हमसे। जब तक आप खुद नहीं जाएंगे तो 333 करोड़ कृष्ण भगवान पैदा हो जाएं, ज्ञान होना नहीं है। डिमांड होगी, पहले पहले इच्छा होगी, तब कोई बताएगा, तब कृष्ण आएगा, तब ज्ञान होगा। अर्जुन ने मना ही नहीं कर दिया था, मैं तो नहीं लेता ज्ञान, भाई मुझे लड़ना ही नहीं है। मेरे परिवार के लोग हैं, महाभारत की कहानी देखी होगी टेलीविज़न में तुमने, अर्जुन ने मना ही नहीं कर दिया था। अब जब अर्जुन ही मना कर रहे हैं तो कृष्ण क्या करे ज्ञान का। और देख ले भाई, ईमानदारी की बात है। बर्बादी हो जाएगी, लड़ाई तो करनी पड़ेगी, मजबूरी है। तो पहले अर्जुन को इस बात के लिए तैयार किया गया कि भाई लड़ना पड़ेगा। देखो, तुम एक बार हाँ करो, तुम्हें ज्ञान की ज़रूरत है या नहीं, एक बार समझो इस बात को। तो जाके अर्जुन माना कि चलो ज्ञान तो दे ही दो, लड़ाई का बाद में सोचेंगे, पर ज्ञान तो चाहिए। देखो, बिना ज्ञान के तो, जब तक ज्ञान नहीं होगा कैसे तय करेंगे लड़ना है कि नहीं लड़ना है, युद्ध करना है कि नहीं करना है। तो पहले ज्ञान तो होना ही चाहिए। तो फिर कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान दिया। ज्ञान हो जाने के बाद अर्जुन ने कहा नहीं, लड़ना पड़ेगा, मजबूरी हो गई है। क्या करें। तो कुल मिला के जब तक ज्ञान की इच्छा पैदा नहीं होगी, जब तक तुम्हें कुछ करने की इच्छा पैदा नहीं होगी, जब तक तुम बड़ा बड़ा करने की सोचोगे नहीं, तब तक खुद ही मान ले कि यार मेरे बस का तो कुछ है ही नहीं, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता। अपने आप को, ये बात ठीक है, अपने आप को मापना चाहिए, ये बात ठीक है, लेकिन ये नकारात्मक सोच बना के बैठ गए यार मुझसे तो कुछ होता ही नहीं है। तो फिर मर गए, फिर तो जीते जी क्या फ़ायदा। जीते जी मरने वाली बात हो जाएगी फिर तो इसलिए कोर्स बड़ा है सर। एनसीईआरटी की किताब में तो बहुत सारे सवाल हैं सर, एनसीईआरटी तो कोई भी नहीं पढ़ता, मैं क्या पढ़ूंगा सर, मेरे बस का नहीं है सर, कोई पढ़ा भी नहीं रहा। यूट्यूब पे भी देखा है, लोग अट्टू पट्टू पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं, इधर उधर गाने वाने गा देते हैं लोग बाग। एनसीईआरटी तो कोई पढ़ा ही नहीं रहा। ऐसी सोच मत बनाओ, जो किताब है वो पढ़नी ही पड़ेगी, इसमें क्या है। चलिए 23 नंबर 23, शाबाश। हाँ, दो पात्रों के आधारों के क्षेत्रफल समान हैं, परंतु आकृतियां भिन्न भिन्न हैं। पहले पात्र में दूसरे पात्र की अपेक्षा किसी ऊंचाई तक पानी भरने पर 2 गुना जल आता है। मतलब पहले पात्र में, तो उसका मतलब हो गया कि भी आधार का क्षेत्रफल जो है वो समान है, तो पहला पात्र में पानी लेकिन 2 गुना आता है, तो इसकी आकृति भाई ऐसी होगी, ऐसी आकृति होगी इसकी, सीधी सी बात है। इसमें यहाँ ये जल भर दिया इन्होंने, ऐसे 2 गुना पानी आता है, तो पहले वाला कुछ ऐसा होगा भाई, हमें तो ऐसा ही समझ में आ रहा है भाई। इसमें मान लो पानी आ गया, देखो ज़्यादा, 2 गुना पानी आ गया ऐसे। दूसरा कुछ ऐसा होगा, सीधा हो गया होगा, मान लो आधार का क्षेत्रफल दोनों का समान है, तो इसमें भी पानी भर दिया इन्होंने, इसमें भी इन्होंने पानी भर दिया ऐसे, ऐसा हो गया। देखो लॉजिकल बात है, इसको समझना बहुत बढ़िया सवाल है। ठीक, अब ये करें दोनों पात्रों का वजन मापते हैं, दोनों की तली पर बल मापते हैं। तो दोनों में ऊंचाई समान है, इसमें जो पानी की ऊंचाई है वो कितनी है, वो भी h है, और इसमें कितनी है, वो भी h है, दोनों में ऊंचाई समान है। तो दोनों बर्तनों की तली पर दाब समान है, दोनों बर्तनों की तली पर
दाब समान है, तो बल समान है। तली पर द्रव के कारण बल समान है, ये बात भी सही है, किंतु तौलने पर भार भिन्न है। भाई तौलने पे जो भार है वो भिन्न है, द्रव्य के कारण जो दाब है, अगर उस दाब को क्षेत्रफल से गुणा कर लूं, क्योंकि क्षेत्रफल तो दोनों पे समान है, तो दाब तो बराबर ही आएगा, क्योंकि सॉरी बल तो बराबर ही आएगा, क्योंकि दाब समान है, क्षेत्रफल भी समान है। तो ये कह रहे हैं कि कुछ ऐसा हुआ कि जो इसका पूरा भार है वो तली तक कैसे पहुंचा। तो एक मैं इसके बराबर इसमें से कुछ हिस्सा काट लेता हूँ, ऐसे यूँ ऐसे। तो ये वाली चीज़ मान लो इसके बराबर है, ऊंचाई समान है, इतना द्रव्य काट दिया मैंने, तो इसके कारण यहाँ पे दाब आ रहा है। लेकिन ये जो और द्रव्य भरा है, क्योंकि डबल है ना, जितना इसका है उससे डबल पानी है इसमें, तो भार तो इसका डबल ही होगा। मतलब ये अगर पूरा 10 किलो का है तो ये पूरा 20 किलो का हो जाएगा। कह रहा तो ये आया कहाँ से, ये चीज़ आई कहाँ से? तो कह रहा है कि जो बर्तन की दीवारें हैं उनके माध्यम से अलग अलग बल यहाँ पे लगता है, ये भी लगता है, देखो ये अलग अलग बल जो है लगता है। और बल के जो ऊर्ध्वाधर घटक हैं, नीचे की तरफ बल जो डालते हैं, भाई दाब तो पड़ेगा ना, यहाँ पे दाब पड़ेगा, यहाँ पे दाब पड़ेगा, यहाँ पे पूरे पे दाब बनता चलेगा। तो उस बल के, उनके कारण जो बल बनेगा उस दाब के कारण इस वाले क्षेत्रफल पे, तिरछे वाले पे, उसके जो ऊर्ध्वाधर घटक है वो नीचे को लगेंगे, तो दीवारों से होकर वो घटक तली तक पहुंच जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे मान लीजिए मैं यहाँ पे कोई बल लगाऊं, सपोज करो आप, तो बल तो यहाँ आ जाएगा ना, बर्तन की दीवार में से बल आ जाएगा। अब मान लो मैं इधर से दबा दूं इस बोर्ड को, तो उधर को पहुंच जाना है बल को। भाई अगर मैं एक तरफ से दबाऊं एक वस्तु को, तो उसके दूसरे सिरे तक बल पहुंच ही जाता है। तो दीवारों पर पड़ने वाले दाब का जो बल है, उसके ऊर्ध्वाधर घटक जो है वो नीचे तक आ जाते हैं, यहाँ आ जाएंगे यहीं पे, इस जगह पे। जब मैं इसे तोलूंगा, किसी तराजू में रखूंगा, तो ये तो पूरा भार बता देगा, ये 10 किलो है, ये 20 किलो है, तो 20 किलो ही बता देगा ये। लेकिन द्रव्य का फॉर्मूला लगाने पर, द्रव्य में दाब और ये क्षेत्रफल लगाने पर ये कह रहा है कंसेप्ट कि नहीं, इसमें तो जो भार है वो उसके बराबर ही होना चाहिए। तो कारण क्या है कि भार अलग क्यों है? परिणामी बल तली पर परिणामी बल कुल मिला के, जब इसे तोलते हैं, तराजू के ऊपर रख देते हैं हम इसको, तली पर परिणामी बल जो है वो भार के बराबर ही तो होता है। तो आया कहाँ से? कह रहा ऊर्ध्वाधर जो घटक हैं, दीवारों पर लगे बल के, द्रव्य का दाब जो दीवारों पर पड़ता है उसका जो बल बनता है, उसके जो ऊर्ध्वाधर घटक हैं वो धीरे धीरे तली तक पहुँच जाते हैं, तो वो पूरा वजन दिखा देते हैं। तो तली पर परिणामी बल जो होता है वो भार के बराबर ही हो जाता है। जबकि द्रव्य का फॉर्मूला ये बताता है ना, कि जितना उसमें है इतना इसमें भी होना चाहिए। खैर सिंपल बात है, उलझन में नहीं जाएंगे, है ना, सिंपल बात है, शाबाश। तो कंसेप्ट समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 24, 10-24, शाबाश। चलिए पढ़िए। रुधिर आधान के समय किसी शिरा में जहां दाब 2000 पास्कल है, एक सुई धंसाई जाती है। रुधिर के पात्र को किस ऊंचाई पर रखना चाहिए ताकि शिरा में रक्त ठीक ठीक प्रवेश कर सके? मतलब दाब लगभग बराबर होना चाहिए दोनों में। अब मान लीजिए यहाँ रुधिर बोतल है, ये क्या है? ये रुधिर बोतल है, मान लो ऐसे, ये है खून की बोतल, रुधिर बोतल। इस बोतल में से एक नली लगाई गई ऐसे, ऐसे ऐसे ऐसे, यहाँ, और ये मान लीजिए भुजा है, ये क्या है? ये भुजा है, मान लीजिए भुजा में ऐसे। तो कह रहा है ये ऊंचाई कोई आपको मेंटेन करनी पड़ेगी, ये ऊंचाई, ताकि दाब
जितना खून की नसों में रुधिर वाहिका में वाहिनी में चल रहा है, उस दाब को यहाँ से मेंटेन किया जा सके ताकि ये खून शरीर में जा सके। ठीक, तो कुल मिला के इसका तरीका क्या हो गया भाई, खून भरा है बोतल में, ब्लड भरा है बोतल में, मान लीजिए ये बोतल में खून या ब्लड भरा हुआ है, ये है ना, सिंपल सा कंसेप्ट है बिल्कुल। तो ये हो जाएगा दाब, है ना, जो दाब हुआ, बैरोमेट्रिक प्रेशर, ऊंचाई के कारण दाब, ये कितना हो जाना चाहिए, तो 2000 के बराबर, क्योंकि ब्लड प्रेशर जो है वो कितना है, 2000 के बराबर चल रहा है नसों में खून का। और यहाँ कितना हो जाना चाहिए, ये रो जी एच, यानी जो खून का, ये खून जो हम दे रहे हैं मरीज़ को, है ना, ये ब्लड, ये खून जो है या रुधिर जो भी कहें, इसका तो कुछ ऊंचाई पे ले जाएंगे बोतल को, ज़्यादा ऊंचाई पे भी नहीं लेके जाएंगे, बराबर बराबर करना है हमें इस दाब को बस, और कुछ नहीं करना, दाब बढ़ाना भी नहीं है हमें, इतने ही दाब पर लगभग लगभग खून पहुंच जाएगा, है ना। तो लगभग यही दाब, है ना, इससे थोड़ा सा भी ज़्यादा हुआ, मामूली सा भी ज़्यादा हुआ तो खून जाना शुरू हो जाएगा, थोड़ा सा भी कम हुआ तो खून बोतल में वापस चढ़ जाएगा। जो कंसेप्ट है ना इसमें, भाई बोतल अगर इस लेवल से नीचे आ गई तो खून वापस बोतल में जाना शुरू हो जाएगा, और इस ऊंचाई से ज़्यादा ऊपर चली गई तो ज़्यादा तेज़ी से ब्लड में घुसेगा। तो हमें क्या करना है, लगभग यही रखना है और बैलेंस करना है उसको, ताकि बोतल में से खून बूंद बूंद करके जाना शुरू हो जाए। खैर, तो इसका जो अपेक्षिक घनत्व है वो है, रुधिर के पात्र में घनत्व जो दिखाया गया है 1.06 घनत्व, सारणी से देख के लगाया जाएगा, 1.06, 10⁻³ ये घनत्व हो गया, 9.8 हो गया, और ये ऊंचाई बन गई, और इधर 2000 है ही, तो कितनी ऊंचाई तक आ रहा है, तो इसका मान यहाँ से निकाल के आप हल करें, ये आ रहा है 0.2 मीटर लगभग, ये आएगा। इसे हल कर लें तो ये 19 सेंटीमीटर के आसपास वैल्यू आ जाती है, लगभग 19 सेंटीमीटर आती है। तो ये लिखा है 20 सेंटीमीटर 0.2 मीटर, लगभग ये उत्तर दिया गया है। किसका मान है, एच का। यहाँ से ताप बराबर करके ब्लड को दिया जाता है, ये बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट है। चलिए, ब्लड को देते हैं या ड्रिप्स लगाते हैं ग्लूकोज, तो ग्लूकोज की बोतल को ऊपर क्यों टांग देते हैं, बताओ, ग्लूकोज की बोतल को ऊपर क्यों टांग देते हैं, वहीं लगा लो नस के बराबर में, जहाँ है वहीं लगा लो उसको, जाएगा नहीं ग्लूकोज, खून उल्टे ग्लूकोज में चढ़ जाएगा। उसको ऊपर लगाने का मतलब है कि ये दाब ऊंचाई से बना दिया जाता है ना। शाबाश। 24, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। शाबाश। 10-25, तो धीरे धीरे हम बढ़ रहे हैं, बहुत ही समझदारी से भरे हुए, बढ़िया बढ़िया से सवाल हैं। अगला सवाल भी कुछ कंसेप्ट पर है। बर्नौली समीकरण व्युत्पन्न करने में हमने नली में भरे तरल पर किए गए कार्य को तरल की गतिज ऊर्जा तथा स्थित ऊर्जाओं में परिवर्तन के बराबर माना था। अब वहाँ डेरिवेशन में जाके देखना पड़ेगा। यदि क्षयकारी बल उपस्थित है, मैंने नुकसान देने वाला, अक्षयकारी ऊर्जाओं का नुकसान करने वाला बल, शयान बल बोल देते हैं, जो शयानता का जो बल होता है ना, तब नली के अनुदिश तरल में गति करने पर दाब में क्या परिवर्तन, दाब में परिवर्तन किस प्रकार होगा। मतलब जितना दाब होना चाहिए उतना नहीं होगा, दाब बढ़ जाएगा, क्योंकि चाल उतनी प्राप्त नहीं हो पाएगी जितनी प्राप्त होनी चाहिए। चाल गिरती है अगर तो दाब बढ़ जाता है, घटता नहीं है। ये बात भी ध्यान रखने की है। क्या तरल का वेग बढ़ने पर क्षयकारी बल अधिक महत्वपूर्ण हो जाते हैं? हाँ, क्योंकि वेग बढ़ने पर श्यान बल का मान बढ़ जाता है। तो ए और बी दो ऑप्शन हैं, ए और बी। ठीक, तो ए में क्या लिखेंगे, क्षयकारी बल ऊर्जा की हानि करेगा, जिसके कारण गतिज ऊर्जा व
स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि अपेक्षाकृत कम होगी। क्या लिख दें? अपेक्षाकृत कम होगी। अपेक्षाकृत कम होगी, बस खत्म, और कुछ लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। इसके बाद दूसरे में लिखा कि क्षयकारी बल चाल बढ़ने के साथ बढ़ते हैं, अतः अधिक चाल पर महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो कोई झंझट करके बड़ा बड़ा नहीं बनाना है, महत्वपूर्ण हो जाते हैं, भाई इतनी सी बात लिख दो, कोई झंझट पालने की ज़रूरत नहीं है। ये लो ख़त्म, 2 बातें बस ख़त्म। चाल बढ़ने के साथ बढ़ते हैं तो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। कहाँ देखेंगे? स्टॉक्स का रूल था एक पास्कल का प्रमेय था, नियम था, एक स्टॉक्स का था। स्टॉक में जाके देखो, सही से देखा जाएगा कि 6 पाई बीटा आर वी, यानी वी के साथ बढ़ता है श्यानता का बल, तो वेग बढ़ेगा तो श्यान बल भी बढ़ जाएगा। ऐसा लिख दो, बस हो गया। 26 क्वेश्चन नंबर 26। दस 26। यदि किसी धमनी में रुधिर का प्रवाह पटलीय प्रवाह, तो पटलीय प्रवाह बेटा लेमिनार फ्लो, पटलीय प्रवाह इसे बोलते हैं बेटा लेमिनार फ्लो। लेमिनार फ्लो, इसका जो रेनॉल्ड संख्या है, रेनॉल्ड संख्या, इसके लिए हो सकती है अधिकतम 2000। ये ध्यान देने की बात है। अरे पटलीय प्रभाव रखना चाहिए हमें, लेमिनार फ्लो रखना है उसके अंदर। तो लेमिनार फ्लो में 2000 की संख्या तक, रेनॉल्ड संख्या तक, रेनॉल्ड नंबर जिसे बोलते हैं, रेनॉल्ड के नाम पे पेन बनता है ना एक है कि नहीं? बनाए रखना है। अधिकतम चाल क्या होनी चाहिए? तो रेनॉल्ड संख्या का फॉर्मूला होता है रेनॉल्ड नंबर NR, ये होता है रो वी डी बाई ईटा, यानी घनत्व, चाल, व्यास और श्यानता गुणांक। तो यहाँ हम V चाह रहे हैं, तो V का मान कितना हो जाएगा हमारे लिए? N ईटा, श्यानता गुणांक NR बटे रो डी, ये आ जाएगा। तो ये चाल आ जाएगी, क्योंकि हमने इसमें अधिकतम रेनॉल्ड संख्या लगा दी है 2000, तो चाल भी हमारी अधिकतम ही आएगी। क्योंकि देखना है रेनॉल्ड संख्या के सामने यानी समानुपाती या अनुक्रमानुपाती जो भी कहो, चाल रखी हुई है। तो वैल्यू आ जाएगी, वैल्यू डाल देते हैं। देखो रुधिर की श्यानता 2.084 गुना 10 की घात -3, रेनॉल्ड संख्या 2000, घनत्व, रुधिर का घनत्व 1.06 10 की घात 3, व्यास, त्रिज्या का डबल कर लो, त्रिज्या लगी हुई है 2.2 गुना 10 की घात -3 मीटर, तो ये 4 गुना 10 की घात -3 हो गया। तो यहाँ से चाल आ जाएगी, चाल आ रही है 0.983 0.983 मीटर पर सेकंड, ये बात आ गई। ठीक है, तो इसे हल कर लो, गुणा करके, भाग भाग करके उत्तर आ जाएगा। ये अधिकतम चाल है। फिर कहा प्रवाह दर, प्रवाह दर, जो प्रवाह दर है ये आयतन प्रवाह दर है। ये कितनी होती है? ये होती है क्षेत्रफल गुणा चाल। क्षेत्रफल कितना हो जाएगा बेटा? पाई आर स्क्वायर, चाल ये रही 0.983। प्रवाह दर क्या होती है? एरिया गुणा चाल।
अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो आर कितना है, ये रहा आर, 2×10⁻³ मीटर। तो पाई का मान लगा लें 3.14 लगा लें, लगभग इसे लगा लें, त्रिज्या लगा लें 3, 2×10⁻³ मीटर। ऐसे चाल का मान आ ही गया 0.983। तो ये वैल्यू जो बन रही है बेटा, ये आ जाएगी 1.235 1.235 गुना 10⁻⁻6, और ये होता है घन मीटर प्रति सेकंड। प्रवाह दर है ना, आयतन प्रवाह दर। तो आयतन एकांक समय में कितना आयतन गुजरता है, वो कितनी आती है, अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल गुणा चाल। पढ़ाया था ये जो कॉन्टिन्यूटी का इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, सतत संतत प्रवाह का जो इक्वेशन है ना, वो हम बताते हैं इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। उसमें यही तो होता है a1 v1 बराबर a2 v2, ये हमने सवाल किया था पीछे। खैर चलिए, डन हुआ। गुणा भाग करके उत्तर मिलाएं ज़रूर, गुणा भाग जो भी ये करें आंसर बिल्कुल मैच करें, ये वाला भी ये वाला भी। हटा दें, शाबाश, ओके। क्वेश्चन नंबर 27 को पढ़ लें, इसी चाल से चलते रहें, थोड़ी देर और सारे सवाल हो जाएंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 27, 10-27, शाबाश। कोई वायुयान किसी निश्चित ऊंचाई पर किसी नियत चाल से आकाश में उड़ रहा है। इसके दोनों पंखों में प्रत्येक का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल जो है पंखों का कुल क्षेत्रफल, सबसे पहले इसी को लिख ले बेटा, पंखों का कुल क्षेत्रफल, इसे मैं S मान ले रहा हूं। ये हो जाएगा 25 × 2 बराबर 50 मीटर स्क्वायर। ये आ गया। मतलब अगर बल निकालना होगा तो क्षेत्रफल टोटल दोनों पंखों का लगेगा, एक पंखे का दे रखा है, दूसरे का 2 से गुना करके पता दिया। वायु की चाल पंखे के निचले और ऊपरी भाग पर इसने दे रखी है, निचले पृष्ठ पर इतनी है, ऊपर इतनी है। तो ऊपर ज़्यादा है तो दाब ऊपर कम रहता है। वायुयान का कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ऐसा है ना, ऐसा ही तो होता है वायुयान का स्ट्रक्चर, ऐसा इस तरह का होता है बेटा वायुयान का स्ट्रक्चर, ऐसा। तो यहाँ से हवा जा रही होती है पीछे की तरफ, तो यहाँ की जो चाल है ऊपर की वो बताई है 234 किलोमीटर प्रति घंटा, और नीचे से कोई हवा जा रही होती है, ये बताई है 180 किलोमीटर प्रति घंटा, ये वाली चीज़ है। तो जब चाल बढ़ती है दाब घट जाता है। तो यहाँ का दाब, मान लीजिए हवा का दाब ऊपर से पड़ रहा है P1, यहाँ से नीचे से पड़ेगा, क्योंकि चारों दिशाओं में पड़ता है ना दाब, तो ज़्यादा दाब कहाँ पड़ेगा, नीचे पड़ेगा, नीचे चाल कम है। तो यहाँ पर हम कहते हैं बर्नौली के समीकरण से हम निकाल लेते हैं दाब के अंतर को, P2 - P1, ये क्या होता है, 1/2 रो V1 का स्क्वायर माइनस 1/2 हो गया ना, मैंने रो तो कॉमन ही ले लिया, V2 का स्क्वायर। तो ये चीज़ आ गई 1/2। वायु का घनत्व कितना लगाना है वो देख लो जरा एक बार। एक वायु का घनत्व लगाना है एक, तो 1 लगा दो। 1 किलोग्राम, 1 ग्राम तो 1000 लगेगा बेटा, नहीं 1 लगेगा। 1 किलोग्राम प्रति घन मीटर, तो 1 दिया है तो 1 ही लगेगा, है ना। किलोग्राम प्रति घन मीटर में दे रखा है ना, हाँ ओके ठीक है। तो ये वैल्यू आ रही है 234 का वर्ग, 180 का वर्ग। और ये ध्यान देने की बात है कि ये डाटा किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो इसको लगाना पड़ेगा मीटर प्रति सेकंड में। तो 5/18 के वर्ग से गुणा कर ले बेटा। बात समझ में आ रहा है? वर्ग से गुणा क्यों हुआ देखना, क्योंकि वर्ग है ना,
किलोमीटर को 5/18 से गुणा किया तो मीटर पर सेकंड किया तो वर्ग बाहर चला गया, मतलब ब्रैकेट में बाहर आ गया। तो ये दाब आ गया। अब बल, दाब जो है नीचे आया ऊपर की तरफ, तो बल बनेगा। तो वायुयान पर ऊपर की ओर बल, वायुयान पर, वायुयान की तली पर या पंखे की तली पर ऊपर की ओर बल। तो क्यों हुआ ये बल, समझ में आ रही है बात? क्योंकि नीचे का दाब ज़्यादा है, दाब का अंतर आ गया। F बराबर 1/2 234 का वर्ग माइनस 180 का वर्ग 5/18 का वर्ग गुना 50। तो बल क्या हुआ, दाब का अंतर गुना क्षेत्रफल। देखो 50 से गुना कर दिया, ये रहा, ठीक। तो ये उत्तर जो आ रहा है ये क्या बन जाएगा तुम्हारा, ये बन जाएगा बल। तो एक बल कितना आ रहा है, ये आ रहा है लगभग 4393 जी, मतलब ये बल जो आएगा ये लगभग इतना आ रहा है, मान के चलो न्यूटन, ये आ रहा है बल, ठीक। तो ये mg के बराबर है। किसके बराबर है ये, ध्यान देना, mg के बराबर है 9.8। अब जी को मैं मान लो 10 ही बना लूँ, एवरेज निकाल लूँ, वैल्यू पूरा गुना करके भाग करके देखेंगे आप, क्योंकि ये पूरा mg है। तो m का जो मान आ रहा है वो आ रहा है 4393 किलोग्राम। बात को समझ रहे हैं, क्योंकि ये तो पूरा भार आएगा ना, तो भार कितना होता है mg के बराबर। तो g से भाग कर लेंगे इसको। g कितना मान लिया मैंने यहाँ, मैंने g मान लिया 10, ये ध्यान देने की बात है। अगर g को 9.8 मानेंगे तो जो भी यहाँ से आएगा उसको 9.8 से भाग कर देंगे, क्योंकि ये mg है। बल कितना है, ये mg के बराबर है, भार है ये, जितना भार है वायुयान का उसके बराबर ये बल लगेगा, तभी वो उड़ पाएगा, तभी वो क्षेत्र में रुक पाएगा। तो ये बात पहले भी हुई होगी, ऐसी बात नहीं है। बर्नौली के सिद्धांत पर काम करता है हवाई जहाज, उड़ता है हवा में। तो ये है वो फंडा। शाबाश। 27 डन हुआ, चलिए शाबाश। क्वेश्चन नंबर 28 को पढ़िए एक बार, क्वेश्चन नंबर 28 को पढ़िए एक बार। क्वेश्चन नंबर 28 देखें। क्वेश्चन नंबर 28 को चेक कर लो। ओके शाबाश। 10/28 मिलिकन तेल बूंद प्रयोग में त्रिज्या, तेल बूंद प्रयोग में जो त्रिज्या है वो दे रखी है कि एक बूंद है, तो बूंद की त्रिज्या r बराबर 2 गुना 10 की घात -5 मीटर। घनत्व, बूंद का घनत्व, यानी रो मान लेते हैं बेटा इसको, 1.2 10 की पावर 3 किलोग्राम प्रति घन मीटर, ये हो गया। सीमांत चाल क्या है, तो क्या ज्ञात करना है इसका, सीमांत चाल। सीमांत चाल इसको लिख देते हैं v, ये हमें बतानी है। श्यानता, वायु की श्यानता, वायु की श्यानता, इसे ईटा कह सकते हैं। ये बताई है 1.8 गुना 10 की घात -5 पास्कल सेकंड। बेटा ये यूनिट है पास्कल सेकंड, तो PAS लिख देते हैं इसको, पास्कल सेकंड PAS। वायु के कारण उत्प्लावन बल 0 मान लीजिए। वायु के कारण जो उत्प्लावन बल है उसको 0 मान लीजिए। उत्प्लावन बल का मतलब ये हो जाएगा कि भाई वायु का जो घनत्व है और बूंद का जो घनत्व है उसमें काफ़ी अंतर है, तो उसको ना के बराबर मान सकते हैं।
तो सीमांत चाल का फॉर्मूला क्या होता है? 2/9 ईटा आर स्क्वायर जी सिग्मा माइनस रो। ठीक, ये जो घनत्व है यहाँ, इसको सिग्मा कर ले बेटा, ऐसे। और जो वायु का घनत्व है वो रो है, मतलब बूंद का घनत्व है, सिग्मा कर दिया। और जिस माध्यम में बूंद गिर रही है वो वायु है, तो ये जो रो है ये वायु का हो गया। तो ये कह रहा है कि यहाँ ज्ञात है, क्या ज्ञात है कि वायु का जो घनत्व है वो हटा दीजिए, कह रहा है उसको जीरो ही मान लीजिए, क्योंकि उसका उत्प्लावन बल काम नहीं कर रहा है, ना के बराबर है। उत्प्लावन बल की वजह से ही आता है ये अंतर, और क्यों आता है? तो घनत्व जीरो कर दिया हमने, ये आ गया। चलिए अब इसके बाद मान रख दीजिए v 2/9 आर, बूंद की त्रिज्या 2 गुना 10 की घात -5 का वर्ग, ईटा यानी सयांता 1.8 गुना 10 की घात -5, यहाँ घनत्व 1.2 गुना 10 की घात 3, ये वैल्यू आ गई। इसे हल कर लो। हल करने पे ये वैल्यू आ रही है 0.058 मीटर प्रति सेकंड। तो इसे हम ये भी लिख सकते हैं 5.8 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। मतलब उत्तर ये आएगा बेटा, क्योंकि ये तो मीटर पर सेकंड में देने वाला है ना, गुणा करेंगे भाग करेंगे तो ये उत्तर आ जाएगा इतना। तो इसे 100 से गुणा करेंगे तो किसे बन जाएगी? 100 सेंटीमीटर, 5.8 सेंटीमीटर पर सेकंड में, बाद में, पहले नहीं भाई। तो मीटर पर सेकंड आता है ना उत्तर, तो देखो उत्तर तो ये आता है हमारा। तो सेंटीमीटर पर सेकंड में मान लो हमें बदलना है इसको, तो क्या करें? 100 से गुणा कर दें तो ये बन जाएगा, है ना। तो कुल मिला के इस बात का ध्यान रखें कि जो पीछे उत्तर दिए होते हैं उत्तरमाला में, वो जनरली किस मात्रक में है, तो वो मात्रक आता भी है कि नहीं आता है। तो यहाँ पे आएगा किस में उत्तर? ध्यान दें, मीटर में, मीटर पर सेकंड में। 100 से गुणा कर लेंगे तो बन जाएगा सेंटीमीटर पर सेकंड। तो पीछे उत्तरमाला का ये उत्तर मिल रहा है मान लो हमारा, अरे ये तो आया नहीं सर। तो ध्यान देने की बात है कि ये मीटर पर सेकंड वाला है जो आता है मात्रकों में, ऐसा ही मात्रकों में उत्तर आता है। 28 हो गया। चलिए आगे बढ़िए, शाबाश। उनतीस को पढ़िए, 29, क्वेश्चन नंबर 29 को पढ़िए बेटा, शाबाश। देखें देखें आगे, देखें आगे, देखें। देखो देखो तुम, हो गया मैं गुम, कितनी बढ़िया बात है। ये लो, सवाल करते करते सवाल में गुम। सोडा कांच के साथ पारे का स्पर्श कोण 140 है। यदि पारे से भरी द्रोणिका में 1 मिलीमीटर त्रिज्या की कांच की किसी नली का एक सिरा डुबोया जाता है, तो पारे के बाहरी पृष्ठ के स्तर की तुलना में नली के भीतर पारे का स्तर कितना नीचे चला जाता है। तो यहाँ फार्मूला होता है, कोई भी नली अगर किसी द्रव में डुबो दें तो पारे में या पानी में है, तो ये स्पर्श कोण का फंडा होता है, विशेष स्पर्श कोण, संपर्क कोण बोल देते हैं इसको। तो ये होता है H बराबर, सीधा फार्मूला है 2t cos थीटा r रो g। तो ये चीज़ जो आ रही है 2t cos 140 r, इसका r है 1 मिलीमीटर त्रिज्या, तो ये हो जाएगी 10 की पावर -3, ये त्रिज्या हो जाएगी। और पारे में डुबोया तो पारे का घनत्व हो जाएगा 13.6 10 की घात 3, जी 9.8 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो पृष्ठ तनाव नहीं दिया गया है जिसकी हमें ज़रूरत है। तो पृष्ठ तनाव कुछ लगेगा, मतलब कांच का पारे के साथ पृष्ठ तनाव सवाल में नहीं दिया गया है। cos 140 का मान तो खैर जैसे तैसे हम लगा ही लेंगे, cos 140 अंश है, तो इसके आधार पर एक उत्तर बताया गया है, लेकिन इसमें पारे का पृष्ठ तनाव डेटा में नहीं है हमारे पास, सीधे सीधे नहीं है। तो खैर इस झंझट को हम नहीं पाल रहे हैं, हम उत्तर लिख देंगे -5.34 गुणा 10 की घात -3 मीटर, ये हम उत्तर लिख देंगे जो उत्तर है। अब ये उत्तर क्यों है? क्योंकि कुछ ना कुछ पृष्ठ तनाव लगेगा तो उत्तर आएगा। cos 140 का मान माइनस में आता ही है, तो पारे का तल नीचे खिसक जाता है। आप समझ रहे हैं, पारे का तल नीचे चला जाता है नॉर्मल तल से। पारे में अगर कांच की नली खड़ी कर दें
तो नॉर्मल लेवल से नीचे पहुंच जाता है। वैसी कहानी हो जाती है, देखो। ऐसी कहानी हो जाती है, देखो 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 तुम, ऐसा हो जाता है। ये मान लो नली है ना। तो कितना तल नीचे चला जाता है, इसको हम कह रहे हैं एच। और ये कोण कैसे होते हैं, स्पर्श कोण कैसे होते हैं, ये 90 से बड़े होते हैं। हाँ 90 से छोटे कोण कैसे होते हैं सर, याद आ जाएगा बेटा, ऐसे होते हैं। देखो ये 90 से छोटे कोण हैं। यहाँ बाउंड्री के साथ देखे जाते हैं ना कोण, इस बाउंड्री के साथ यहाँ कोण देखे जाते हैं। ऐसे इधर से देखा जाता है बाउंड्री के साथ कोण। देख तो बड़ा हो गया, नहीं हो गया, देख ये पूरा कोण बड़ा है। इधर देखे बाउंड्री से तो ये कोण छोटा है। मतलब ये जो इस तरह का कोण बनता है, इसे ऊपर चढ़ जाता है, यहाँ ऊपर चढ़ जाएगा पानी है जैसे, पारा नीचे आ जाता है। खैर ये बात मालूम है, पहले से पढ़ रखी है तुम लोगों ने, याद दिलाना बढ़िया होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 डन हुआ। हाँ अब आया 10-30। 3 मिलीमीटर और 6 मिलीमीटर व्यास की दो संकीर्ण नलियों को एक साथ जोड़कर दोनों सिरों पर खुली यू आकार की नली बनाई जाती है। यदि नली में जल भरा है तो इस नली की दोनों भुजाओं में भरे जल स्तरों में क्या अंतर है। ओके, तो सिंपल सी बात है कि भाई मान लीजिए हमने एक नली यूँ जोड़ी ऐसे, है ना, एक की त्रिज्या दूसरी की त्रिज्या एक की त्रिज्या की डबल है। इसकी त्रिज्या मान लीजिए आर है, तो दूसरे वाले की इसकी डबल है, इसकी 2r है। एक नली ऐसी है, और ये नली जो है बेटा यू के आकार की बना दी हमने। ऐसे जोड़ दिया, कुछ जुगाड़बाजी ऐसे करी हमने, यूँ ऐसे जोड़ दिया। तो इसमें मान लीजिए ऊंचाई भरी है, यहाँ इस लेवल से देख लें ऊंचाई, इसमें भरा है, मान लीजिए पानी पहुँच गया ऊपर h1 तक, और इसमें कुछ नीचे रहेगा क्योंकि त्रिज्या ज़्यादा हो गई ना, तो इसमें पहुँच गया मान लीजिए h2 तक, ऐसा हो गया। ये कहानी है, इसमें लेवल यहाँ तक आ गया। तो लेवल चूँकि यहाँ आ गया है, तो अगर हल्का फुल्का दिखाना चाहें तो ये देखो ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, देखो यहाँ देखो दिख जाएगा थोड़ा सा, ये लो। तो कह रहा है H1 H2 में अंतर क्या है, मतलब H1 माइनस H2 क्या है, H1 माइनस H2 है ना, ये वाली। तो H1 क्या होता है, 2t cos 0 r रो g माइनस 2t cos 0 2r रो g। ध्यान देने की बात है, इसमें जो त्रिज्या है कितनी r है, इसमें कितनी 2r है, ये हो गया। तो cos 0 का मान क्या है, पानी के लिए क्या होता है, स्पर्श कोण शून्य मानते हैं अपन। तो 2t ऐसे, और r रो g को कॉमन ले लिया बेटा, तो ये हो गया 1 माइनस 1/2। तो ये नीचे 2 1/2 आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, हो जाएगा t अपॉन r रो g। ये हो जाएगा डेल्टा h। तो वैल्यू रख देते हैं, कुछ मान दिए होंगे। पृष्ठ तनाव कितना है, 7.3 10 की घात -2। त्रिज्या r किसको माना है, ये जो r माना है किसको माना है, किसको माना है इस r को, जरा ध्यान से देखें। 3 इतने इतने व्यास, तो यह है 3/2 गुना 10 की घात -3, इसको माना है r बेटा। दूसरा इसका डबल है, व्यास की आधी, तो लिख दिया 3/2 गुना 10 की घात -3। पानी का घनत्व तो 1000 मान लो, कोई दिक्कत नहीं, जी को 9.8 मान लो, और इसको हल कर लो। तो हल करने पे वैल्यू कितनी आ रही है, 5 गुना 10 की घात -3 मीटर। ये आ गया डेल्टा एच। अब इस डेल्टा एच को मिलीमीटर में लिखना चाहते हो, है ना, तो कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ से हल करके तो ये आने वाला है, इसे हल कर दोगे ये आ जाएगा मान, ये आ जाएगा 5 मिलीमीटर। भाई इसके मिलीमीटर बनाने हैं, मीटर आ गया, तो ये मिलीमीटर में पीछे उत्तर दे रखा है, तो ये आंसर इस तरीके से यहाँ निकल जाएगा। नहीं, यहाँ से जो प्राप्त होगा बेटा वो मीटर में प्राप्त होगा। 1000 से गुना कर लेना तो मिलीमीटर बन जाएंगे। डन, शाबाश। अब आया कंप्यूटर पर आधारित प्रश्न, मतलब कंप्यूटर पर आधारित प्रश्न, कंप्यूटर का ज़माना आ गया सर। कंप्यूटर पर आधारित प्रश्न भी आ गया। चलिए डन हो गया, आगे बढ़ूँ, शाबाश।
ये जो कंप्यूटर पे आधारित प्रश्न है, दरअसल ये कंप्यूटर पे आधारित प्रश्न है या नहीं है ये तो बाद की बात है, पर ये गणित पे आधारित प्रश्न जरूर है, हैं? ये प्रश्न गणित पे आधारित जरूर है, और कहीं आ जाए मामला फंस जाए जेई वगैरह में तो तुम्हें तंग ना कर दे, इसलिए मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। मालूम है ना, हम लोग छोड़ते कुछ नहीं है, चाहे जान चली जाए सवाल ना जाए। ये कह रहा ये मालूम है कि वायु का घनत्व तो इतने वायु मीटरों में साथ इस संबंध के अनुसार घटता है, घनत्व ऊपर जाने पे कैसे घटता है। यहाँ समुद्र तल पर वायु का घनत्व है रो नॉट या रो जीरो है, वायु एक नॉट एक स्थिरांक है या नियतांक है। घनत्व में इस परिवर्तन को वायुमंडल का नियम कहते हैं। यह संकल्पना करते हुए वायुमंडल का ताप नियत रहता है, समतापी है। इस नियम को प्राप्त कीजिए, मतलब आपको प्राप्त करना है रो नॉट ई की पावर माइनस वाई बटे वाई नॉट। मतलब ऊंचाई जो है समुद्र तल से कितनी ऊंचाई है, वाई। समुद्र तल पर क्या घनत्व है वायु का, ये रो नॉट या रो जीरो। ऊंचाई पे जाने पे कितना हो गया, रो हो गया। इसको प्राप्त करना है भैया। अब कह रहे प्रक्रम समतापीय है। तुमने अगर किसी आदर्श गैस के बारे में पढ़ा होगा तो समतापीय प्रक्रम है, वो आगे पढ़ेंगे हम जाके, पर अभी 10वीं क्लास में चले जाओ, बॉयल्स के चार्ल्स के इसके उसके नियम पढ़े होंगे तो आदर्श गैस में तुमने एक चीज़ पढ़ी होगी, PV बराबर nRT। ये जो n है ये है मोलों की संख्या। तो मोलों की संख्या क्या होती है, ये होती है द्रव्यमान बटे अणुभार या परमाणु भार जो भी है RT। तो P जो आ रहा है बेटा द्रव्यमान बटे आयतन, कुछ ऐसा हो गया, देख ये बन गया घनत्व, ये बन गया घनत्व। द्रव्यमान बटे आयतन क्या बना, घनत्व। तो घनत्व को रो लिख दिया RT बटे M। तो ये एक फार्मूला आ जाता है साहब, दाब और घनत्व में क्या फ़र्क है। ठीक, अब दूसरी बात आती है कि मान लीजिए हम ये बना लें समुद्र तल, समुद्र तल। तो यहाँ पे घनत्व कितना है, रो नॉट। और यहाँ यह ऊंचाई ले ली मैंने वाई, यहाँ पे घनत्व कितना है वायु का, वो है रो। ऊपर जाने पे फॉर्मूला वो है, वो बनेगा कैसे। कह रहे यहाँ थोड़ी सी वायु ले लें, अगर हम ये थोड़ी सी वायु ले लें, मान लीजिए हम थोड़ी सी वायु जिसकी वायु हो ऊंचाई हो dy, कितनी ऊंचाई मान ली इसकी, dy। तो दाब का अंतर जो है यहाँ कितना बनेगा, अगर हम देखें दाब का अंतर, दाबांतर, इस थोड़े से में दाबांतर। तो दाबांतर जो बनेगा थोड़ा सा रो जी डी वाई, इसे क्या कहते हैं, दाबांतर डेल्टा पी रो जी डी वाई। ये बन जाएगा नहीं बन जाएगा बेटा, दाब घट जाएगा। तो दाबांतर कैसा होगा, ये होगा माइनस में, पक्की बात है भाई। ऊपर जाने पे दाब घट रहा है, हम ऊपर तो जा रहे हैं। अगर वाई बढ़ता है दाब घटता है नहीं घटता है, इस फार्मूले के हिसाब से तो घटना चाहिए। और घनत्व भी घट रहा है, दाब का अंतर हो गया ये। यहाँ ज़रूरत पड़ेगी इसको माइनस में लगा सकते हैं अपन। अच्छा, यहाँ से दाब का अंतर कैसा है, यहाँ पे आ जाएगा डी पी बराबर आर टी बाई एम डी रो। भाई थोड़ा सा परिवर्तन अगर मैं दाब में कर दूँ तो आर टी एम में तो कुछ होना नहीं है, तो घनत्व में भी थोड़ा सा परिवर्तन हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। देख, तो ये जो चीज़ है, ये वाली चीज़ ये आ गया। देख दाबांतर है कैसा, माइनस का है, तो माइनस रो जी डी वाई, ये हो गया। देख ये चीज़ आ गई। अब मैं इधर की चीज़ को यूज कर लेता हूँ, इतनी चीज़ को यूज कर लेता हूँ। ठीक, तो डी रो बटे रो बराबर माइनस एम जी बटे आर टी डी वाई। इस पे लगा देता हूँ समाकलन। इसे क्या कर दूँ, जीरो से वाई कर दूँ ऐसे। इसे क्या कर दूँ, रो नॉट से रो कर दूँ इसको ऐसे। भाई यहाँ घनत्व क्या था शुरू में, रो नॉट, वहाँ कितना हो गया, रो हो गया। यहाँ ऊंचाई कितनी थी समुद्र तल पे, जीरो, वहाँ ऊंचाई कितनी हो गई, वाई। तो मैंने दोनों तरफ सीमाएं लगा दी, समाकलन की सीमाएं।
जैसे तुम गति में लगाया करते थे समाकलन की सीमाएं, गति में नहीं, विस्थापन नहीं निकाला करते थे, वेग के समीकरण का समाकलन कर दो साहब, ये तो विस्थापन आ जाएगा इससे, तो है करते नहीं करते, तो वही चीज़ याद कर लो, कोई खास बात नहीं है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो अभी हो जाएगा, ये बनता है लोग, यानी ln रो प्राकृतिक लोग होता है। हो सकता है ये बात बाद में समझ आए, अभी 11वीं में है तो प्राकृतिक लोग क्या है वो सब झंझट में ना जाए, हो सकता है समझ में आ भी रहा हो सकता है नहीं आ रहा हो, ये बात बाद में हमारे माइंड में ऑटोमेटिक सेट हो जाती है कि सर ये सब हुआ था उसमें। तो इतनी बड़ी समस्या यहाँ नहीं आती है, मेथड पे ही समस्या आ जाती है, उस मेथड को समझ लेना है। तो यहाँ कितना हो गया, यहाँ हो गया -mg/rt, और ये हो गया ऐसे y 0 से y, समाकलन की सीमा। तो लोग में जब सीमा लगती है तो अपॉन में आ जाती है, ln रो अपॉन रो नॉट माइनस बराबर माइनस mg/rt, ऐसा हो गया। अब ये लोग को मैं यहाँ से हटाऊँ तो e की पावर में ये चीज़ चली जाती है, तो रो नोट इधर पहुँच जाता है। भाई पहले तो मैं हटाऊँगा इसको e की पावर में करूँगा, फिर रो नोट को गुणा कर लूँगा इधर, तो ये e की पावर माइनस mg/rt। अब rt/mg नीचे लाऊँगा मैं, रो नॉट e की पावर माइनस y/y नॉट, जहाँ y नॉट क्या आ रहा है, ये आ रहा है rt/mg। देखो आ रहा है नहीं आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अचर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। mg को rt के नीचे ले जाएं तो y/y नॉट हो जाएगा ना, ऐसा माइनस में, और ये कितना हो गया रो। तो इन्होंने कहा था कि भाई इसे बना के बताओ, ऐसे बनेगा, देख लो, चेक कर लो एक बार। डन। तो समझ में आ गया वायुमंडल का नियम कैसा है। अच्छा, ये कंसेप्ट डेंसिटी पे लगा, घनत्व पे लगा, ये दाब पे भी लगेगा। दाब का भी यही नियम है। अब यहाँ पे अगर मैं दाब मान लूँ, यहाँ पे कितना दाब मान लूँ, वायुमंडल दाब यहाँ पे कितना मान लूँ P0, और यहाँ पे वायुमंडल दाब क्या मान लूँ P, तो P कितना हो जाएगा बेटा, P0 e की पावर माइनस y/y नॉट। सेम है, बिल्कुल बिल्कुल सेम है, ये दाब का नियम है, दाब का वायुमंडल नियम। जिस प्रकार घनत्व बदल रहा है उसी प्रकार दाब भी बदल रहा है, क्योंकि ये बात हमने यहाँ देख ली है। दाब अनुक्रमानुपाती है घनत्व के, बाकी सब अचर हैं। अब ये RT/m है, दोनों तरफ से हट जाएगा, इधर भी आएगा इधर भी आएगा। जब दाब बदलेंगे तो घनत्व को बदल के लगाएंगे, तो घनत्व की जगह क्या लगा लिया, दाब। तो देखो, तो अब यहाँ दाब कितना है समुद्र तल पे P0, ऊपर जाके कितना हो गया P, तो P0 से देखो घटेगा ये। अच्छा, घटने का तरीका क्या है इसका, घनत्व हो या दाब हो, ऐसा ग्राफ होता है बेटा। ये यूँ किसी मान से, ये मान है मान लो वायुमंडल पे, ऐसे घटता है। ये मान लीजिए P0 है, ये ऊंचाई है y, इधर P0 है, ऐसे तो घटता जा रहा है। बिल्कुल यही ग्राफ ऐसा घनत्व के लिए भी है। यहाँ मान लो घनत्व है और ऐसे घनत्व भी घटता जाता है, सेम चीज़ है बिल्कुल। ये दाब हो गया, और ये क्या हो गई, ऊंचाई हो गई, समुद्र तल से ऊंचाई। तो अधिकतम कहाँ पर है, समुद्र तल पर है, उसके बाद घटता 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 घटता, ऐसा ग्राफ होता है। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं चरघातांकी निरूपण। जो ग्राफ हमने बनाया कैसा है, किसको निरूपित कर रहा है, चरघातांकी निरूपण, एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन। इसके नीचे इस पे एक सवाल है, इसके नीचे इस पे एक सवाल है, इस वाले पे, इस फॉर्मूले पे, घनत्व वाले पे, है ना, वो लग जाएगा, लगा दो फॉर्मूले में, वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या सवाल है। 31 का दूसरा जो पार्ट है उसको देखना है बेटा। 31 का जो दूसरा पार्ट है उसको देखना है। क्या कह रहे हैं उसमें, यहाँ पर एक गुब्बारा है जो कुछ वजन उठाकर चल रहा है। देखो ये गुब्बारा है मान लीजिए,
इस गुब्बारे सी तली पर कुछ भार लटका हुआ है। ये भार लटका हुआ है 400 किलो, है ना। और गुब्बारे का आयतन है 1425 मीटर क्यूब। और जो घनत्व है इसमें गुब्बारे में जो भरी है हीलियम, उसका घनत्व है हीलियम का ρHe, वो है 0.18 किलोग्राम प्रति घन मीटर। मतलब गुब्बारे में जो भरी है उसका घनत्व है। ठीक, अब इसके बाद कुल घनत्व, गुब्बारे का भार सहित घनत्व। ठीक, कैसे निकाल लेंगे भाई? गुब्बारे में जो हवा है उसका द्रव्यमान लगा लें, 400 जोड़ लें इसमें, तो कितना हो जाएगा? 1425 गुना 0.18 प्लस 400, तो ये बन जाएगा 656 किलोग्राम बटे आयतन। इसके बटे में आयतन भी तो होना चाहिए। आयतन कितना है? कुल आयतन है 1425। आयतन तो इतना ही है, इसका आयतन थोड़ी अपन कुछ मानेंगे, लेकिन घनत्व बढ़ा देगा ये। अभी तो इतना है अकेला गुब्बारा, इसे और लटका दिया तो प्रभावी जो घनत्व होगा, परिणामी जो घनत्व होगा, उसको बढ़ा देगा नहीं बढ़ा देगा? तो ये इतना बन गया 1425, ये वो घनत्व हो गया रो। अब इतना, तो जब तक यही घनत्व कि वायु ऊपर नहीं प्राप्त हो जाती तब तक उत्प्लावन बल लगता रहेगा। वायु का घनत्व कितना है? रो नॉट कितना है? वायु का घनत्व कितना है नीचे? वो लगभग होता है 1 के आसपास या 1.2 किलोग्राम। तो इसे मान लेते हैं 1 किलोग्राम प्रति घन मीटर। यह है वायु का समुद्र तल पर घनत्व। इतना लगा था फॉर्मूले में। तो रो 656, 1425, रो नॉट 1, ई की पावर माइनस वाई, और वाई का मान बेटा वाई नॉट का मान दे रखा है 8000 ऐसे। तो यहाँ से वाई आ जाएगी 8200 मीटर के आसपास। हल होने पे ये उत्तर आ जाएगा। अब सवाल ये होता है कि उत्तर इसके आसपास आता है, एग्जैक्टली इतना नहीं आता है, उत्तर इसके आसपास आता है। 8200 ना आके 8190 आ जाए, है ना, इस तरह का उत्तर आता है। तो इस चीज़ को हल करने के लिए लोग की आवश्यकता पड़ती है। तो इसलिए मैंने क्या किया, डायरेक्ट इसका उत्तर ही लिख दिया। झंझट नहीं पाल रहा हूँ मैं, लोग समझाना करना वो बात की बात है, गणित वणित में अपन देखेंगे, आराम से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। पर कंसेप्ट ये है कि ये अगर निकल जाए वाई यहाँ से, दोनों तरफ का लोग ले लो, माइनस को बदल लो, हटा लो, वाई का मान लगा लो, लोग का मान लोग सारणी से देख लो, जो भी है, समझ रहे बात को? तो ये इतना आ जाएगा लगभग। कंसेप्ट क्या था कि कब तक वायु, सोचने की बात यह है कि कब तक वायु ऊपर को उछालती रहेगी, जब तक वायु के बराबर घनत्व गुब्बारे का नहीं हो जाता। तो गुब्बारे का प्रभावी घनत्व इतना आ रहा है। वायु का कितना होता है? वायु का 1 होता है, हम ये मान के चल रहे हैं भाई 1 होता है लगभग। तो ये तो कम है 1 से वैल्यू, इसका मतलब अभी वायु भारी है और कुल मिलाकर गुब्बारा हल्का है। तो हल्की चीज ऊपर उठती रहेगी उत्प्लावन बल के कारण। जब दोनों के घनत्व लगभग बराबर हो जाएंगे, यानी वायु का घनत्व भी इतना हो जाएगा, ऊपर जाने पे कोई वायु प्राप्त हो जाने के बाद तब जाके गुब्बारा रुकेगा। तो फार्मूले में लगा दिया, इतना घनत्व हो जाएगा, ये गुब्बारे का है, यही वायु का होना चाहिए ऊपर जाके, तो वो वायु का ही लगा दिया, उसको बना दिया हमने, बराबर कर दिया। अभी है किसका वास्तव में? है तो वायु का ना, फार्मूले में तो वायु का लगा हुआ है, तो वायु का बराबर लगा दिया गुब्बारे के, ताकि वायु अब उत्प्लावन बल ना लगाए, है ना। और ये मान लिया 1 यानी पहला समुद्र तल पर मान लिया लगभग 1, और यहाँ ई की पावर माइनस वाई बटे लगा दिया ये। तो ओके, तो खैर ये सवाल पूरा समझ में आए, ये कोई अनिवार्य शर्त नहीं है, इसमें गणित है, लोग वगैरह हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक, ओके। जब जेई वगैरह की, नीट वगैरह की तैयारी करते हो, 12वीं क्लास में आगे बढ़ते हो, तो लोग वो निकालना, छोटे मोटे समाकलन ठीक हो जाते हैं, तब इसको यहाँ पे याद आ जाता है कि यार वो होता तो है, सर ने पढ़ाया तो था, वो याद आ जाएगा सवाल। और डेरिवेशन तो कोई पूछ नहीं रहा, फार्मूला ही याद रखना है, चाहे दाब का हो चाहे घनत्व का, दोनों सेम फार्मूले हैं। तो फार्मूले को एक बार फिर लिख दूँ, ई रो बराबर रो नॉट ई की पावर माइनस वाई बटे वाई नॉट, ये घनत्व का होगा। दाब का लिख दूँ पी नॉट ई की पावर माइनस वाई बटे वाई नॉट,
तो इन दोनों फार्मूलों को ध्यान रखें, और इन दोनों के हिसाब से मैंने ग्राफ भी बना लिया था, ग्राफ को भी ध्यान रखें, ग्राफ भी इसका इंपॉर्टेंट है। डन। चलिए चैप्टर ख़त्म हो गया, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, मैं आपके साथ विक्रम सिंह। ओके।